आज के इस सेशन में प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन। कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन में हम काफी काम कर चुके हैं। हम सेक्शन 395 1 to 394 हम कर चुके हैं। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ पिछले कुछ सेशन से हमने टेक ओवर स्टार्ट किया हुआ है, आप जैसा कि जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि टेक ओवर को मैंने 3 पार्ट में कवर करना है। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए इंट्रोडक्शन है, इसमें टेक ओवर का मतलब बताया, टेक ओवर के एडवांटेजेस बताए, टेक ओवर में और मर्जर में क्या डिफरेंस है ये बताया, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक ओवर बताए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक ओवर बताए, और डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू डिफेंड टेक ओवर वो बताया। आज के इस सेशन में ये पार्ट ए हम कर चुके हैं। यहां हम पढ़ेंगे टेक ओवर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, टेक ओवर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, और पार्ट सी में हम पढ़ेंगे टेक ओवर ऑफ लिस्टेड कंपनी। चलिए आज की सेशन को शुरू करते हैं। सेक्शन 395। सेक्शन 395 का ऑब्जेक्टिव क्या है, और एक बारी सुन लो। मैंने आपको सेक्शन 395 नोट्स में दिया हुआ है। जब मैंने सेक्शन 391 to 396 के नोट्स इकट्ठे दे दिए थे बेटा आपको, और इस क्लास को करते वक्त, इस क्लास को अटेंड करते वक्त आप क्या करेंगे, आप सेक्शन 395 अपने साथ साइड में रखेंगे ताकि आप कभी भी उसको रेफरेंस कर पाएं। अब सेक्शन 395 का क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्शन टू शेयर होल्डर्स। क्या ऑब्जेक्टिव है बेटा? प्रोटेक्शन टू शेयर होल्डर्स। अब कौन से अप्रूवल शेयर होल्डर्स को हम प्रोटेक्शन यहां पे दे रहे हैं बेटा? बोलो, बात समझ में आए कि नहीं आए? तो यहां हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं उन लोगों को जो टेक ओवर पर अपनी अप्रूवल नहीं देते हैं, ठीक है? टू दोज शेयर होल्डर्स who do not give their approval for takeover। वो शेयर होल्डर जो अपनी टेक ओवर पर अप्रूवल नहीं देते, सेक्शन 395 उन शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करता है। एक क्वेश्चन है, एक सवाल है। आइए पहले क्वेश्चन को रेज करेंगे, फिर उसका आंसर करेंगे। इफ देयर आर, सवाल यह है कि इफ देयर आर नो सच shareholders, then, अब सवाल है अगर ये वाले शेयर होल्डर्स ही नहीं होंगे, देन फिर क्या होगा? देन नो सच प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड
इफ देयर आर नो सच शेयर होल्डर्स, अगर ऐसे शेयर होल्डर्स ही नहीं हैं तो फिर प्रोटेक्शन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है. देन सेक्शन 395 becomes meaningless. Then section 395 becomes meaningless section. Section 395 meaningless हो जाता है अगर ऐसे शेयर होल्डर ही नहीं है. अब मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए और इस चीज को नोट कर लीजिए. शाबाश बेटा. इस डायग्राम को नोट कर लीजिए. बहुत सारे डायग्राम बनने हैं टेक ओवर में. इन डेप्थ पढ़ाऊंगा बेटा टेक ओवर को. इस दुनिया में टेक ओवर पर आपसे बढ़ के नॉलेज और किसी की नहीं होगी, ऐसा मेरा दावा है, ऐसा मेरा आपको श्योरिटी है. टेक ओवर पर, कॉर्पोरेट पूरे पेपर पर बेटा, ना केवल टेक ओवर पर बल्कि पूरे सीआर पर आपकी जैसी दमदार नॉलेज और किसी माइके लाल की नहीं होगी. तो ऐसा मेरा आपके पास दावा है बेटा. आइए बेटा, तो एक्चुअली सेक्शन 395 क्या प्रोवाइड करेगा आपको? शाबाश. सेक्शन 395 के अंदर आप एज सच देखेंगे, आप नोट कर रहे हैं ना बेटा, इस चीज को नोट कर लीजिए प्लीज एक बारी. एज सच सेक्शन 395 में डिफरेंट सेक्शंस हैं. एक है सेक्शन 395 सब सेक्शन 1 है, 2 है और 3 है, 4 है, 4A है और 5 है. तो सेक्शन का हर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 5 में कुछ डेफिनेशन दिया है. सेक्शन 5 में 2 डेफिनेशन दिया है. सेक्शन 5 की, सब सेक्शन 5 की बात करते हैं. आइए, शाबाश. सेक्शन 395 सब सेक्शन 5 की बात करते हैं. सबसे पहले सेक्शन 395 सब सेक्शन 5 में कुछ डेफिनेशन प्रोवाइड करता है. ये सेक्शन बोलता है कि डेफिनेशन क्या है. इसमें क्लोज ए डेफिनेशन देता है डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स. तो शेयर होल्डर को हम 2 पार्ट पे डिवाइड कर सकते हैं, असेंटिंग शेयर होल्डर्स एंड डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स. जो अपनी अप्रूवल दे दे उसे असेंटिंग कहते हैं, और जो अपनी अप्रूवल ना दे उसे डिसेंटिंग कहते हैं. ठीक है बेटा. तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर का मतलब क्या है? आइए इसका डेफिनेशन हम सेक्शन 395 सब सेक्शन 5 पढ़ लें. आपको नोट्स में वैसे दिया भी है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं. ठीक है, या लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं मेरे साथ, और अगर नोट में देखना चाहें तो नोट में भी देखते हैं. तो कहता है इंक्लूड्स ए शेयर होल्डर, includes a shareholder who has not assented to the scheme or contract जो स्कीम बनाई थी टेक ओवर की, जो कॉन्ट्रैक्ट किया था टेक ओवर पे, उस पे उसने अपनी रजामंदी नहीं दी. ठीक है बेटा. एंड
एनी शेयर होल्डर, आप ध्यान से नोट कर लीजिए, एंड एनी शेयर होल्डर who has failed or refused to transfer his shares to the transferee company in accordance with scheme in accordance with scheme or contract, in accordance with scheme or contract शाबाश बेटा, इतनी बात आपने याद करनी है, इतनी बात आपने समझनी है। आइए इस डेफिनेशन को समझते हैं। हम सीख रहे हैं बेटा व्हाट इज डिसेंटिंग शेयर होल्डर। डिसेंटिंग शेयर होल्डर की डेफिनेशन सेक्शन 395 सब सेक्शन 5 में दिया है। सेक्शन 395 सब सेक्शन 5 में डेफिनेशन दी है। कहते हैं कि इंक्लूड्स अ शेयर होल्डर हु हैज नॉट असेंटेड टू द स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट। कौन सी स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट? जो ट्रांसफरी कंपनी ने ऑफर की है ट्रांसफरर कंपनी को टेक ओवर करने के लिए। एंड एनी शेयर होल्डर हु हैज फेल्ड टू और रिफ्यूज्ड, या तो वो फेल हो गया है, रिफ्यूज कर दिया है। किस बात से फेल हो गया है, किस चीज के लिए उसने मना कर दिया है? टू ट्रांसफर हिज शेयर्स टू द ट्रांसफरी कंपनी इन अकॉर्डेंस विद स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें। डिसेंटिंग शेयर होल्डर का मतलब क्या है बेटा? ठीक है, 3 सिचुएशंस हैं। ठीक है बेटा, पहली है, फर्स्ट सिचुएशन है नोट असेंटेड। उसने अप्रूवल नहीं दी। दूसरी सिचुएशन है फेल टू ट्रांसफर शेयर्स। फेल टू ट्रांसफर शेयर्स in accordance with scheme। और तीसरा है, पहली बात जिसने अपनी असेंट नहीं दी, और जो फेल टू ट्रांसफर है, ये दूसरी बात थी। और तीसरी बात है रिफ्यूज्ड टू ट्रांसफर। रिफ्यूज्ड टू ट्रांसफर शेयर्स in accordance with scheme और कॉन्ट्रैक्ट। चलिए सर, आपको डिसेंटिंग शेयर होल्डर का मतलब पता चला।
इन्हीं डिसेंटिंग शेयर होल्डर की प्रोटेक्शन के लिए सेक्शन 395 बताया है। शाबाश, आप बात को ध्यान से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अब बेटा सेक्शन 395 क्लोज ए तो आपने पढ़ा, आइए अब सेक्शन 395 क्लोज बी पढ़ेंगे। सेक्शन 395 क्लोज बी में क्या है? मीनिंग ऑफ ट्रांसफरर कंपनी एंड मीनिंग ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। मीनिंग ऑफ ट्रांसफरर कंपनी एंड मीनिंग ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। आइए बेटा, तो यहां दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देंगे, ठीक है। यहां जब सेक्शन 391 मैंने आपको कराया है, सेक्शन 394 करवाया है, ठीक है बेटा। तो सेम मीनिंग लेंगे। shall have the same meaning as provided in section 394। ठीक है। जिन बच्चों ने सेक्शन 394 मेरे से नहीं किया, आओ आपको समझा देता हूं बेटा एक बारी क्या मतलब है। यहां पे भाई कंपनी ए है और दूसरी कंपनी है कंपनी बी। कंपनी ए रेडर कंपनी है, रेडर कंपनी बताया ना आपको बेटा, और कंपनी बी टारगेट कंपनी है, ठीक है। टारगेट कंपनी मतलब जिसको एक्वायर करना चाहते हैं, और रेडर कंपनी हु वांट्स टू एक्वायर। हु वांट्स टू एक्वायर कंट्रोल, तो उसको हम रेडर कंपनी भी कहते हैं। हु वांट्स टू टेक ओवर, और टारगेट कंपनी है हुज शेयर्स आर गोइंग टू बी एक्वायर्ड। तो टारगेट कंपनी का मतलब आप पता चल गया बेटा, जिसके शेयर्स आप एक्वायर करना चाहते हैं, हुज शेयर्स यू वांट टू एक्वायर, तो उसको कहते हैं टारगेट कंपनी। अब टारगेट कंपनी, ठीक है बेटा, टारगेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर होंगे, इसीलिए इसको कहते हैं ट्रांसफरर कंपनी। यहां पे ट्रांसफरर कंपनी और ये है ट्रांसफरी कंपनी, यानी जो कंट्रोल अपना कंट्रोल ट्रांसफर करेगी उसे कहेंगे ट्रांसफरर कंपनी, और जो कंट्रोल एक्वायर करेगी उसे बोलेंगे ट्रांसफरी कंपनी। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ट्रांसफरर कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी का आपको मतलब समझ में आना चाहिए। शाबाश बेटा। सेक्शन 395 हम कर रहे हैं बेटा। सेक्शन 395 में फर्दर अब क्या करेंगे, जैसे कि आपने देखा सेक्शन 395 के बहुत सारे सेक्शन हैं। सेक्शन 395 टेक ओवर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी बताता है। सब सेक्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 4A, 5, तो 5 तो हमने कंप्लीट कर लिया। आइए बेटा अब हम बात करेंगे सेक्शन 395 सब सेक्शन फर्स्ट की एंड सेक्शन 395 सब सेक्शन सेकंड की। सेक्शन 395 के दो जो सब सेक्शन हैं, आप इनको पहले समझिए बेटा, ठीक है। आप समझिए पहले इन सब सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड you find
two different schemes. ठीक है बेटा, तो सबसेक्शन फर्स्ट में भी एक स्कीम है, स्कीम ऑफ टेक ओवर। ठीक है बेटा, और यहां भी एक स्कीम है। अब इस स्कीम में क्या है बेटा, इन दोनों स्कीम में क्या है? These are two different methods of acquiring shares of dissenting shareholders. These are two different schemes of dissenting shareholders. ठीक है बेटा, तो स्कीम ऑफ टेक ओवर सेक्शन 395, स्कीम ऑफ टेक ओवर बेटा। आइए इस सेक्शन के बारे में कुछ और पढ़ते हैं, थोड़ा और लॉजिक क्लियर करता हूं बेटा। इस सेक्शन में के बारे में आपको, आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए। कंपनी ए है, ये कंपनी बी का कंट्रोल लेना चाहती है। कंपनी ए कंपनी बी को कंट्रोल करना चाहती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि किसी भी कंपनी का कंट्रोल कहां होता है? तो कुछ क्वेश्चंस के जवाब आपको तलाशने होंगे टेक ओवर सीखने के लिए। वेयर डज कंट्रोल लाइज ऑफ अ कंपनी? तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब दीजिए, वेयर डज कंट्रोल लाइज ऑफ अ कंपनी? इस क्वेश्चन का जवाब आपको आना चाहिए। इसका आंसर क्या है? यस, शाबाश, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक्चुअली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कंट्रोल होता है कंपनी का। तो इन दिस वे you can say if one company is able to exercise to appoint board of directors of another company, if one company is able to appoint board of directors of another company, then ध्यान से मेरी बात को सुनिए, शाबाश, आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए। Then first mentioned company
is able to exercise control over the later company। तो सवाल का जवाब ये है बेटा, अब एक कंपनी दूसरी कंपनी पर कंट्रोल कैसे करती है। अगर पहली कंपनी दूसरी कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है तो हम ये बात कह सकते हैं, ठीक है, कि पहली कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है। अब ये बात तो समझ में आ गई हमारे। अब एक और सवाल का जवाब दीजिए बेटा। तो क्वेश्चन है हाउ डज a company appoint its board of directors। अब एक सवाल और है बेटा कि कंपनी अपने डायरेक्टर्स अपॉइंट कैसे करती है। ठीक है, आंसर इसका आंसर बताइए आप बेटा। बिल्कुल ठीक बताया आपने बेटा, इसका आंसर शाबाश। A company can appoint its board of directors in annual, यूजुअली कंपनी, आमतौर पे कंपनी, लेकिन वहां कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस भी होते हैं, लेकिन मोटे तौर पे आमतौर पे कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कहां करती है। A company can appoint its board of directors in annual general meeting। एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट करती है। अगर आप इन दोनों सवालों को मिला के पढ़ें, अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस को मिला के पढ़ें तो वेयर डज कंट्रोल लाइज, शाबाश। इन दोनों सवालों को मिला के पढ़ें तो सवाल उठता है कि पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि अगर एक कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है, तो वो कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकती है। अब दूसरा सवाल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होते हैं। अ कंपनी कैन अपॉइंट इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन एनुअल जनरल मीटिंग बाय पासिंग an ordinary resolution, by passing an ordinary resolution। ठीक है बेटा। अब सवाल है कि ओआर कैसे पास होता है। ये आपने क्या पढ़ा, ये पढ़ा बेटा, शाबाश। ये आपने क्या पढ़ा, सेक्शन 96 पढ़ा। ये सेक्शन 96 पढ़ा। अब एक और सवाल उठता है, अब एक क्वेश्चन और उठता है हमारे मन में, स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन और उठता है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ पासिंग ओवर। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ पासिंग ओवर। ओआर पास करने का क्या प्रोसीजर है। सर बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। ठीक है, मेंबर्स पास ओआर बाय कास्टिंग वोट। ठीक है, बाय द रूल ऑफ मेजोरिटी, आप कह सकते हैं बाय द रूल ऑफ मेजोरिटी, यानी
फेवर में वोट ज्यादा है अगेंस्ट के, तो सेक्शन 114 कहता है कि ओआर पास हो गया। आपने सेक्शन 114 की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ओआर पास करने के लिए आपको 51% शेयर्स चाहिए। अगर 51% शेयर्स आपके पास किसी कंपनी के हैं तो आप ओआर पास करके डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टर के पास कंपनी का कंट्रोल होता है। अगर आपने डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया अपनी मर्जी के, तो आप ये कह सकते हैं कि आप कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये सारे क्वेश्चंस आपने नोट करने हैं बढ़िया से। इसके आगे हम क्लास शुरू करेंगे। तो इतना हम सीखे कि अगर मैं किसी कंपनी को टेक ओवर करना चाहता हूं, लॉजिक ये कहता है अगर मैं किसी कंपनी को टेक ओवर करना चाहता हूं तो मुझे उस कंपनी के 51% शेयर एक्वायर करने होंगे। ठीक है सर, यहां तक हम बात सीखे हैं। ठीक है बेटा, सेक्शन 395 में हम क्या पढ़ेंगे? हमें 2 सबसेक्शन पढ़ने हैं इसके, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2। ठीक है बेटा, अब शुरू से इस क्लास को हम पढ़ते हैं। फिर क्लास में करना क्या है? टेक ओवर पे 3 पार्ट हैं। पार्ट ए हम कर चुके हैं, पार्ट बी हमने स्टार्ट किया है, टेक ओवर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है बेटा, ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्शन टू शेयर होल्डर्स। कौन से शेयर होल्डर की हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं? टू दोज शेयर होल्डर्स हु डू नॉट गिव देयर अप्रूवल फॉर टेक ओवर। इन शेयर होल्डर्स को डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स कहा जाता है। इन शेयर होल्डर्स को हम क्या बोलेंगे बेटा? डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। तो इन शेयर होल्डर्स की प्रोटेक्शन की हम बात करने जा रहे हैं। इफ देयर आर नो सच शेयर होल्डर्स देन नो सच प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड। सिंपल बात है, अगर डिसेंटिंग शेयर होल्डर नहीं होंगे तो प्रोटेक्शन की बात ही नहीं होगी। तो सेक्शन 395 बेकार हो जाएगा, इररिलेवेंट हो जाएगा, उस सिचुएशन में अप्लाई ही नहीं करेगा। आगे बढ़ने से पहले हमें ध्यान देना है कि सब सेक्शन 5 ठीक है बेटा, शाबाश, आप बात को ध्यान से सुनेंगे बेटा। सेक्शन 395 में सब सेक्शन 5 में कुछ डेफिनेशंस हैं बेटा। ये डेफिनेशन बताता है कि डिसेंटिंग शेयर होल्डर क्या मतलब क्या है, ट्रांसफरर कंपनी का मतलब क्या है और ट्रांसफरी कंपनी का मतलब क्या है, वो मैंने आपको समझा दिए हैं। इसके अलावा सब सेक्शन 1 में और 2 में क्या है, कुछ स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स को हमें समझना है। ठीक है, आने वाले सेशंस में। और सेक्शन 395 का मैंने एक बेसिक लॉजिक आपको बताया है कि कंपनी ए कंपनी बी को टेक ओवर करना चाहती है, तो कंपनी ए कंपनी बी पर टेक ओवर कैसे कर सकती है? अगर कंपनी ए कंपनी बी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर ले, और डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने में जनरल मीटिंग में ओआर पास करना पड़ता है। ओआर पास करने के लिए आपको 51% शेयर्स एटलीस्ट चाहिए उस कंपनी के। तो अगर 51% शेयर आ जाएं तो आप डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। क्योंकि डायरेक्टर के पास कंपनी का कंट्रोल है, तो आप कह सकते हैं कि आपने उस कंपनी का कंट्रोल एक्वायर कर लिया है। यहां से बात अगले क्लास में शुरू करेंगे और यहीं पे इस सेशन को खत्म करते हैं। आप अच्छे से रिवाइज करना। सेक्शन 395 अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ उसका बैकग्राउंड बताया है। दैट्स इट फॉर दिस सेशन।